नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स और उसमें भी ये खबरें रहने वाली हैं फोकस में। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे क्या हुआ जब सरेआम भिड़ गई पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के सिपहसालार आपस में। इसके साथ ही आज आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के नकली डॉक्टर और असली ऑपरेशन वाले खेल की इनसाइड स्टोरी क्या है। आज आपको दिखाएंगे एक लापरवाह ट्रक ड्राइवर की करतूत, क्या हुआ जब रेलवे ट्रैक पर फंस गया ट्रक। और प्राइम टाइम में आज आप देखेंगे सिटी ऑफ लव में द बर्निंग बिल्डिंग, पेरिस में कैसे हुआ भीषण अग्निकांड, ये भी। लेकिन पहले ये अहम खबर, संभल हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। सांसद जियाउर रहमान बर्क से संभल हिंसा में 3 घंटे तक पूछताछ हुई। संभल हिंसा में बर्क की भूमिका को लेकर सवाल जवाब हुए हैं। संभल के नखासा थाने में बर्क से हुई है पूछताछ। आरोपियों से फोन चैट को लेकर भी सवाल जवाब हुए हैं। जियाउर रहमान बर्क, आखिरकार पुलिस पूछताछ कर रही है सांसद से संभल के, और क्या भूमिका रही है उनकी इस पूरे मामले में, यह इंश्योर किया जा रहा है। हालांकि पुलिस के पास इस बात के पर्याप्त इशारे हैं। यहां तक कि जो जामा मस्जिद के सदर हैं उनका भी ये कहना है कि बर्क की भूमिका रही है इस पूरे मामले में। और आपको बताता हूं कि आखिर बर्क से क्या कुछ सवाल जवाब पूछे गए हैं और अब आगे क्या हो सकता है। जामा मस्जिद के सदर जफर से फोन कॉल को लेकर सवाल जवाब हुए। हिंसा के आरोपियों से हुई कॉल व्हाट्सएप पर भी सवाल हुए। 19 से 24 नवंबर तक बर्क की लोकेशन कहां थी, इस बारे में भी पुलिस ने सवाल पूछे हैं। पुलिस ने पूछा है कि 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ तब वो कहां थे। 22 नवंबर को जुमे की नमाज पर भड़काऊ बयान का मकसद था क्या। हिंसा से एक रात पहले 23 नवंबर को रात 10 कुछ मिनट पर जफर से क्या बात हुई थी। क्या जफर ने बर्क के कहने पर पुलिस पर गोली चलाने के लिए कहा था। क्या बर्क ने जफर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दबाव बनाया था। क्या बर्क ने जफर को किसी भी कीमत पर सर्वे रोकने का निर्देश दिया था क्या, क्योंकि ये तमाम वो बातें हैं जो जफर ने जिसको लेकर टेस्टिफाई किया है कि हाँ ये बातें मुझसे कही गई। हिंसा के आरोपियों मुल्ला अफरोज और गुलाम शारिक साठा के बारे में बर्क क्या जानते हैं, ये भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। और इस बीच बर्क ने पूछताछ के बाद क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था। और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। सवाल वो उसका जांच प्रक्रिया है, वो मैं नहीं, वो उसकी जांची प्रक्रिया उसमें मैं नहीं बोल सकता। और हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जो कि लगातार इस बारे में आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, संभल से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, ये जितना सामान्य और जितना नॉर्मल दिखने की कोशिश बर्क कर रहे हैं अपनी बातों में, क्या उतना ही मामला नॉर्मल चल रहा है उनके फ्रंट पर? बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का डर है। यही वजह है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जाकर राहत की मांग कर चुके हैं। लेकिन चूंकि पुलिस ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था और 24 नवंबर से ठीक 2 दिन पहले 22 नवंबर को जब जुमे की नमाज खत्म हुई थी और उसके बाद सांसद बर्क ने जो मीडिया में बाइट दी थी उसको भड़काऊ मानकर उसके बाद पुलिस ने इस मामले में जब तफ्तीश शुरू की तो इस मामले में कई अहम सबूत जो हैं वो संभल पुलिस को और संभल पुलिस की एसआईटी को मिले थे। आज जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर अब उनके किए गए सभी दावों का मिलान पुलिस उस पुलिस डायरी और अपने पास मौजूद साक्ष्यों से करेगी। और अगर पुलिस को लगता है कि जो उन्होंने बयान दिए हैं वो सारे सही हैं, जो उन्होंने दावे किए हैं वो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो उसके आधार पर उनसे आगे पूछताछ होगी। साथ ही इस मामले में अन्य आरोपियों को सामने बैठाकर उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी, क्रॉस एग्जामिनेशन भी जो संभल पुलिस की एसआईटी है वो करा सकती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण पूछताछ होगी क्योंकि इस मामले में अब समय काफी बीतता जा रहा है और पुलिस चाहती है कि इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट करके आगे जो विधिक प्रक्रिया है उनको शुरू करी जाए। लेकिन बर्क के लिए मुश्किलें आसान नहीं है। आने वाले समय में दोबारा से संभल हिंसा की जांच कर रही जो एसआईटी है वो बर्क को दोबारा से नोटिस भेजकर फिर से पूछताछ के लिए बुलाई जाएगी और उस पूछताछ में उनसे पीछे दिए गए सभी बयानों और दिए गए सबूतों के आधार पर पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पुलिस के पास व्हाट्सएप
कॉल डिटेल और जीपीएस लोकेशन जैसे तमाम वो साक्ष्य मौजूद है जिससे शक के आधार पर पुलिस पूछताछ कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि संभल के जिस दीपा सराय इलाके में रहते हैं उसी इलाके में चाहे शारिक साटा हो जो कि दुबई में रहता है, जिसके कहने पर उसके आर्म सप्लायर ने कथित तौर पर मुल्ला अफरोज और जो दूसरे लोग थे गुलाम, उन्होंने आर्म्स की सप्लाई की। 24 नवंबर के दिन भीड़ पर हथियारों से गोली चली, उनकी क्रॉस फायरिंग में मौत हुई, ऐसा पुलिस का दावा है। इन सभी चीजों को जोड़ा जा रहा है और इस सिरे से जोड़ा जा रहा है क्योंकि जफर ने गौरव, आपका धन्यवाद करता हूं, आपने महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये पहुंचाई है कि ये जियाउर रहमान बर्क, इनकी भूमिका बड़ी अहम है और असल में इनसे जो बातें पता चल रही हैं उनसे वो तमाम डॉट्स जो पुलिस के पास मौजूद हैं उन तमाम बिंदुओं को कनेक्ट करके एक तस्वीर बनाने की, मुकम्मल तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है। गौरव, हमारे संवाददाता लगातार वहां से जानकारियां दे रहे हैं, उनके पास फिर चलेंगे, लेकिन फिलहाल अब तक आपने गली मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करते हुए देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश से अजब गजब मामला सामने आया है जहां पर एक फर्जी डॉक्टर ने न सिर्फ एक नामी गिरामी अस्पताल में नौकरी की बल्कि 15 लोगों के दिल का ऑपरेशन कर डाला। इनमें से 7 लोग सिधार भी गए। फिलहाल इस फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह शख्स अपना नाम डॉक्टर एन जॉन केम बताता है ताकि नाम से लगे कि कोई ये फिरंगी डॉक्टर है, लेकिन इस मामले के सामने आते ही 2 महीने बीत गए हैं और आशंका है कि कई और इस डॉक्टर के हाथों बलि चढ़ गए होंगे, कई और मौतें हुई होंगी। ये खुलासा मानवाधिकार आयोग को मिली शिकायत के बाद हुआ है। फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और जबलपुर मेडिकल कॉलेज की अलग अलग टीमें मामले की जांच कर रही हैं। दिल का डॉक्टर, अभी तक हम झोला छाप डॉक्टर्स को दवाई देते सुनते थे, अब तो ऑपरेशन भी होने लगे। आपको ये बताएं कि कैसे इस डॉक्टर ने इतने बड़े अस्पताल और पूरे मेडिकल सिस्टम को धोखा दिया, लेकिन पहले इस डॉक्टर डेथ के अस्पताल में किए गए कारनामे के बारे में अच्छे से जान लीजिए। डॉक्टर डेथ मौत का खेल खेल रहा था। दमोह के मिशन हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट की हैसियत से वो काम कर रहा था। 45 दिन में कई मरीजों का फर्जी इलाज किया है। फॉरेन रिटर्न डॉक्टर देखने के लिए एन केम जॉन नाम रखा गया। दमोह के फर्जी डॉक्टर का नाम नरेंद्र यादव है। एक्चुअली मिशन अस्पताल में दिल के 15 ऑपरेशन कर डाले उसने और अब तक ऑपरेशन से 7 मौतें हुई हैं। इनका खुलासा, मतलब ये तो आधिकारिक रूप से तय हो गया है। फरवरी महीने में ऑपरेशन के बाद से वो फरार है। एक दिन पहले प्रयागराज से वो गिरफ्तार हो गया है। कल जो हमने एफआईआर की है वो डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स पे हुई। डॉक्टर के जो डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही थी उसके बाद वो एफआईआर की गई है। जो हॉस्पिटल में मरीजों की डेथ हुई है उसके संबंध में सीएमएचओ की रिपोर्ट और एक पैनल जो गठन किया गया है जबलपुर मेडिकल कॉलेज का, उसकी रिपोर्ट वो जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एनएचआरसी की टीम जो है वो भी इसी संबंध में यहाँ आई हुई है। जो सभी विक्टिम्स, कंप्लेनेंट, अथॉरिटीज़, सीएमएचओ और जिसमें जो अनावेदक हैं उन सभी से सबके स्टेटमेंट लेंगे। और इस पूरे मामले में मिशन अस्पताल खुद को ही अब विक्टिम बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जब मामला सामने आया तो दमोह के सीएमओ की तरफ से केस आनन फानन में दर्ज कराया गया और इस बीच 11 फरवरी का इस फर्जी डॉक्टर का फरार होने का एक वीडियो सामने आया। 11 फरवरी को आखिरी बार फर्जी डॉक्टर एन जॉन केम दिखा था और फिर बीती रात प्रयागराज से गिरफ्तार करके उसे दमोह लाया गया है। दामों के इस मिशन अस्पताल में लोगों के कार्डियोलॉजी विभाग में हुई मौत के मामले में अब कई तरीके से जांच शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी एन जॉन कॉम यानी डॉक्टर डेथ को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ जबलपुर की जो डॉक्टर्स की टीम है वो इस मामले में जांच कर रही है कि किन फर्जी दस्तावेजों के जरिए एन जॉन कॉम ने किन लोगों का इलाज किया और क्या उसके इलाज के दौरान ही इन लोगों की मौत हुई। फिलहाल पुलिस के सामने जो आंकड़ा मौजूद है 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कुल 2 से 3 लोग थे जिनकी मौत हुई, जिसका जिम्मेदार हो सकता है डॉक्टर होगा। लेकिन अस्पताल अब इस पूरे मामले में एक नई चीज लेके सामने आया है कि वो खुद पीड़ित है। एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए एन जॉन कॉम को यहाँ पे रखा गया। प्लेसमेंट एजेंसी को 4 लाख रुपए देने थे और एन जॉन कॉम को कुल 8 लाख देने थे। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प मामला यह है कि यहाँ पे बिताए 45 दिन के दौरान एन जॉन कॉम किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करता था। इवन की जो अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पे नर्सेज, अटेंडेंट्स हैं, उनके साथ भी बदतमीजी से पेश आता था और किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था। लेकिन जब अस्पताल ने उससे अपने पुराने कामों का, यानी उन अस्पतालों का जहां पे उसने काम किया था, उसकी एनओसी मांगी तो 11 फरवरी की सुबह सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो अपने अस्पताल से यहां से रवाना हो जाता है और 12 फरवरी के बाद वो यहां पे कभी भी मौजूद नहीं रहा।
और अब इस डॉक्टर के फर्जीवाड़े के बारे में जरा यह भी जान लीजिए, कैसे सबकी आंखों में धूल झोंक कर जॉन एन केम डॉक्टर की फर्जी डिग्री रखकर लोगों की जान से खेल रहा था। आंध्र प्रदेश का फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर उसने दिया, मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट भी फर्जी है उसका, प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए अस्पताल में उसने एम्प्लॉयमेंट पाई, हर महीने 8 लाख रुपए सैलरी लेता था। डॉक्टर डेथ 45 दिन पहले ही मिशनरी अस्पताल में उसकी नौकरी लगी और पोल ना खुल जाए इसलिए बोलता भी कम था। हर तरह के मरीजों का इलाज वो कर देता था और आप देख ही रहे हैं कि कॉन्फिडेंस तो इस हद तक कि लोगों के दिलों का ऑपरेशन भी उसने कर दिया। अब डॉक्टर डेथ के इलाज से जिन लोगों के परिजनों की मौत हुई है वो लोग चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ। यही कहता हूँ कि इलाज के कारण हुआ है वो तो। कब भर्ती किया था आपने? 4 फरवरी मंगलवार को। क्या हुआ फिर? वहाँ ये हुआ कि उन्होंने बोला कि जगह हुआ तो उन्होंने बोला कि एंजियोग्राफी करानी है और कागज आगज उन्होंने दस्तखत करा दिए। वो हम तो हमारा मरीज है तो हम तो उसको देखते दस्तखत कौन देखता है कहाँ पर करा रहे हैं। अस्पताल लेके एडमिट किया और डॉक्टर हते नहीं और हम लोगों क्या मालूम डॉक्टर है कि नहीं है अस्पताल में, तो उन्हें 2-3 डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। उसकी दवाई चली, ट्रीटमेंट चला। हमने उनसे पूछा कि मतलब क्या प्रॉब्लम है भाई, तो उन्होंने बोला कि BP और शुगर की जांच हो रही है। उन्हें जांच में इतने बताया, बस भर्ती कर लिया। उसके बाद में हम घर पर आ गए, हमें मालूम नहीं। फिर उसके बाद में क्या हुआ? पत्नी कहाँ है? फिर पत्नी तो अभी ख़त्म हो गई थी। कैसे खत्म हुई? सर्जरी हुई थी क्या? हमने अटैक बताया था। फिर निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में आज फिर द्वारका पब्लिक स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के द्वारका DPS पर आरोप है कि उसने 50% तक फीस बढ़ा दी। इतना ही नहीं, दिल्ली के कुछ और स्कूलों पर बगैर सरकार की इजाजत के फीस बढ़ाने का आरोप है। पेरेंट्स का आरोप है कि मनमानी फीस नहीं देने पर 19 बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा दिया गया, जबकि सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। सारा विवाद द्वारका पब्लिक स्कूल की फीस बढ़ाने के बाद गरमाया है और आरोप है कि फीस नहीं देने पर 19 छात्रों को लाइब्रेरी में बिठा दिया गया। इसके बाद अलग अलग स्कूलों से भी आवाजें उठने लगी। अब जब इसकी परतें खंगाली गईं तो पता चला कि दिल्ली में निजी स्कूल मनमानी पर उतारू हैं। दिल्ली के 1677 निजी स्कूल जो हैं वो 335 उनमें से सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। सभी स्कूल सरकार के नियम मानने के लिए बाध्य हैं। बगैर DOE की इजाजत के फीस नहीं बढ़ाया जा सकता। हाई कोर्ट ने भी मॉडर्न स्कूल केस में यही फैसला दिया था। लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली के द्वारका DPS ने 5 साल में 50% फीस बढ़ा दी और कुछ स्कूलों ने 30 से 38% फीस बढ़ा दी। बीजेपी का दावा है कि 10 साल में सिर्फ 75 निजी स्कूलों का ऑडिट हुआ, जिसके बाद रेखा गुप्ता सरकार ने नई ऑडिट कमेटी बनाई है। 3 सदस्यों की कमेटी 1677 निजी स्कूलों को ऑडिट करेगी और पूरा डेटा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, उसी दिन से प्राइवेट स्कूलों ने अपनी लूट शुरू कर दी है। उसी दिन से प्राइवेट स्कूलों ने बेतहाशा फीस बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। पिछले 10 साल से, जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई गई। इसका मन आता था उसको फीस बढ़ाने की इजाजत देते थे। अंडर द टेबल कौन कौन लेता था, इसकी जांच हम करवाएंगे। मैं आपके रिकॉर्ड पर बता रहा हूं, इसकी जांच भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार कराएगी, मुख्यमंत्री जी की सरकार कराएगी कि किस किसने उसमें भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली में जल्द लागू हो सकती है EV पॉलिसी 2.0। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम लाई जा रही है। CNG ऑटो को बंद करने की सिफारिश है इसमें। दिल्ली आप जानते हैं प्रदूषण से पहले ही त्रस्त है, लिहाजा वो कदम जो दिल्ली के प्रदूषण को घटाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनमें से एक ये भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाना। अगर दिल्ली में नई EV पॉलिसी को मंजूरी मिल गई तो CNG ऑटो और पेट्रोल CNG से चलने वाले 2 पहिया वाहन अगले 2 साल में सड़कों से गायब हो जाएंगे। असल में EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें दिल्ली में CNG ऑटो हटाने की सिफारिश की गई है। 15 अगस्त से CNG ऑटो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट जारी होंगे।
अभी दिल्ली में करीब 90,000 ऑटो हैं। 15 अगस्त 2026 से दोपहिया वाहन भी बंद किए जाएंगे। माल ढुलाई के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही इस्तेमाल होगा। कूड़ा उठाने वाले वाहन भी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होंगे। डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने की सिफारिश है इसमें, और 2 कार मालिकों को तीसरी कार इलेक्ट्रिक लेनी होगी। नई ईवी पॉलिसी को कैबिनेट ने अभी कैबिनेट की मंजूरी इसको मिलना बाकी है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पॉलिसी को, ईवी व्हीकल्स को यहां मंजूरी मिलती है, निश्चित रूप से यह दिल्ली के पोल्यूशन को घटाने में निर्णायक होगा। लेकिन इसमें अभी कई रोड़े भी हैं। और दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में युवक की हत्या हो गई। 3 मुस्लिम लड़कों पर हत्या का आरोप है। मारे गए युवक की पहचान हिमांशु के तौर पर हुई है। मृतक हिमांशु के आरोपी की बहन से दोस्ती थी, जिसके बाद दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। इसी बात को लेकर लड़की पक्ष नाराज कर रहा था। अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। इस वजह से उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। 2 मई को केदारनाथ के द्वार खुलेंगे और इसके साथ ही यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। केदार घाटी में अब भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बाबा केदारनाथ के मंदिर के आसपास भी आपको बर्फ की मोटी परत पड़ी हुई दिखाई देगी। और इसी मुश्किल हालात के बीच 2 मई से बाबा केदारनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने कमर कस रखी है। केदारनाथ के जिस रूट पर कई फीट बर्फ जमी थी, उसे काटकर रास्ते को साफ किया जा रहा है। जो भी कार्य इन हमारे चार धाम यात्रा के रूट पड़ते हैं, उनमें सारे काम युद्ध स्तर पे चल रहे हैं और 25 अप्रैल तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे सारे रूट दुरुस्त हो जाएंगे। साथ ही साथ जो पर्टिकुलर धाम हैं, वहाँ की भी जो व्यवस्थाएं हैं, उसको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, बद्रीनाथ धाम के रास्ते पर भी बर्फ की मोटी परत पड़ी हुई है, जिसे हटाने का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। हालांकि बीच बीच में हो रही बर्फबारी जरूर प्रशासन और रोड ओपनिंग टीमों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने वादा किया है कि इस बार सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि धाम में रील ना बनाएं। अब आप यात्रा करने के लिए आए, आप वहाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे धाम में रील बना रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी वीडियो फिल्में बना रहे हैं, तो इससे जो वहाँ की भीड़ होती है वो संख्या बढ़ती जाती है। तो इसीलिए कदाचित ध्यान में रखकर मंदिर परिसर के अंदर कहा गया कि रील न बनाए, अनुरोध किया गया है उनसे। ऐसा करने से धार्मिक भावनाएं भी लोगों की प्रभावित होती हैं। किसी भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरे रूट को 137 सेक्टर में बांटा है, ताकि निगरानी की जा सके। इसके अलावा ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का कोटा भी बढ़ा दिया गया है। 4 धाम यात्रा, अभी तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है? 13.5 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 20 मार्च से यह रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। सभी रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से संबद्ध हैं। आधार कार्ड से यात्रियों का यह रजिस्ट्रेशन हो रहा है और 16,000 वाहनों का भी अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सभी यात्रियों का हेल्थ चेकअप भी इसमें अनिवार्य है। 4 धाम यात्रा रूट सेक्टर में डिवाइड हर 10 किलोमीटर पर एक सेक्टर बनाया गया है। 137 सेक्टर में इसे बांटा गया है। इस यात्रा रूट के संदर्भ में एडवाइजरी भी 15 अलग अलग भाषाओं में जारी की गई है, ताकि देश के तमाम हिस्सों से आने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो।